हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। जैसा कि आपको पता ही है, लास्ट क्लास में हमने एविडेंस एक्ट का मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया था। आज हमारे यह उसका सेकंड पार्ट है। वहाँ लास्ट मैंने आपसे क्वेश्चन यह पूछा था कि आपको मुझे आंसर बताना था कमेंट बॉक्स में कि वो कौन सा केस है, इनमें से वो कौन सा केस है जिसमें सबसे पहले डाइंग डिक्लेरेशन को डिफाइन करा गया है। सही आंसर था पगला नारायण स्वामी का केस वो माना जाता है। चलिए ठीक है, आज के क्वेश्चन आंसर शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आप लोग नोट करते चलिए, आपके सामने भी आ गया है। एविडेंस एक्ट की वो कौन सा सेक्शन है जिसे अमेंडमेंट के द्वारा पूरी तरह से पूर्णतः बदल दिया गया है? बताइए सही आंसर क्या है। ऑप्शन भी आपके सामने है, सेक्शन 22A, सेक्शन 43A, सेक्शन 39 या फिर नन ऑफ दी एवर। बताइए सही आंसर क्या होगा। वो कौन सा सेक्शन है एविडेंस एक्ट का जिसे अमेंडमेंट के द्वारा पूरी तरह से बदल दिया गया है? सही आंसर होगा वो सेक्शन है सेक्शन 39। क्वेश्चन, रेस जुडिकाटा का प्रावधान। क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने आ चुका है। रेस जुडिकाटा का प्रावधान एविडेंस एक्ट के तहत कौन से सेक्शन में बताया गया है? बताइए, रेस जुडिकाटा का प्रावधान कौन से सेक्शन में बताया गया है? एविडेंस एक्ट के अगर हम बात करें उससे रिलेटेड कौन सा सेक्शन है? यहाँ पर सेक्शन 40 है। क्वेश्चन, विशेषज्ञों की राय, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट कौन सी धारा के अंतर्गत रेलिवेंट मानी गई है? ऑप्शन आपके सामने है। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट से रिलेटेड कौन से सेक्शन है? सेक्शन 45 भी इससे डील करता है, सेक्शन 46, सेक्शन 47, ये सभी जितने भी सेक्शन बताए गए हैं ऑप्शन में वो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट से डील करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, प्राइवेट लेखा पुस्तकें साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा के तहत रेलिवेंट हैं? धारा 34, धारा 35, धारा 36 या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर बताइए क्या है। धारा 34 के तहत है। अभी मैंने पूछा प्राइवेट लेखा पुस्तकें कौन सी धारा के तहत रेलिवेंट है, वहीं पर कई बार क्वेश्चन बनता है विधि की पुस्तकें कौन सी धारा के तहत रेलिवेंट है, तब आंसर आएगा धारा 38 के अंतर्गत है। और प्राइवेट लेखा पुस्तकें कौन सी धारा के अंतर्गत सुसंगत हैं? धारा 34 के अंतर्गत हैं। ये बातें याद रखने की हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, एविडेंस, अगला क्वेश्चन बताइए। धारा 50 एविडेंस एक्ट जो धारा 50 है वो निम्नलिखित में से किस पर अप्लाई नहीं करेगी? पहला ऑप्शन लिखिए आप, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम पर। अगला ऑप्शन, इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 494, 495 पर। ऑप्शन सी, इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 497, 498 या फिर ऑप्शन डी, इनमें से इन सभी पर, ऑल एबव। तो मैंने क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 50 है वो इनमें से किस पर अप्लाई नहीं करेगा? वो इन सभी पर अप्लाई नहीं करेगा। धारा 50 जो एविडेंस एक्ट का, उस पर भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम पर, धारा 494, 495 आईपीसी, 497, 498 आईपीसी, उपयुक्त सभी सही आंसर माना जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन बताइए, एविडेंस एक्ट के तहत प्रत्यक्ष संदिग्धता एविडेंस एक्ट के अंतर्गत प्रत्यक्ष संदिग्धता जो है उससे रिलेटेड कौन सा सेक्शन यहाँ पे डील कर रहा है? सेक्शन 93, सेक्शन 95, सेक्शन 97 या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा सेक्शन 93। ये प्रत्यक्ष संदिग्धता के बारे में था। वहीं पर अगर पूछा जाए अप्रत्यक्ष संदिग्धता के बारे में, ठीक है, तो फिर वो कौन से सेक्शन से डील करता है? उसका आंसर होता है सेक्शन 95। अप्रत्यक्ष संदिग्धता से डील करता है, प्रत्यक्ष से डील करता है सेक्शन 93। जीवित रहने की उपधारणा, इससे कौन सी धारा है एविडेंस एक्ट जो डील करती है जीवित रहने की उपधारणा के बारे में? धारा 107 है। अब उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन समझिए। धारा 107 जो है एविडेंस एक्ट की, कितने वर्षों की समय सीमा बताई गई है उसमें जीवित रहने की उपधारणा में? 30 वर्ष। धारा 108 है वो यहाँ पर मृत्यु की उपधारणा से डील करती है। अब क्वेश्चन सुनिए, धारा 108 में कितने वर्षों की समय सीमा बताई गई है? 7 वर्षों की। क्वेश्चन, एविडेंस एक्ट का वो कौन सा सेक्शन है जो कि आत्महत्या के दुष्प्रेरण को किस धारा में बताया गया है?
आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा जो है वो किस धारा में बताई गई है? ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। सही आंसर है धारा 113A के अंतर्गत। वहीं पर दहेज मृत्यु की उपधारणा अगर पूछ ली जाए तब एविडेंस एक्ट के अंतर्गत वो कौन से सेक्शन में डील करती है? 113B के अंतर्गत वो डील करती है दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा। क्वेश्चन, बलात्कार के मामले में पीड़ित महिला की सम्मति के बिना इस प्रकार की जो उपधारणा है वो कौन से सेक्शन में डील कर रही है? धारा 114A के अंतर्गत डील कर रही है। क्वेश्चन, एस्टोपल एविडेंस एक्ट के कौन से सेक्शन में बताया गया है? एस्टोपल धारा 115 में बताया गया है। ये बताइए, मूक व्यक्ति के द्वारा जो साक्ष्य दिया जाता है धारा 119 के अंतर्गत, क्योंकि वो व्यक्ति बोल नहीं सकता तो लिखकर या सिंबल के माध्यम से अपना एविडेंस प्रस्तुत कर रहा है, तो उसके द्वारा दिए गए इस एविडेंस को ओरल एविडेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। सेक्शन 119 यहाँ पर इससे डील करता है इस संबंध में। सह अपराधी को कौन सी धारा में, सह अपराधी को कौन सी धारा में बताया गया है? धारा 133, धारा 134, धारा 135 या इनमें से कोई नहीं? बताइए सही आंसर क्या होगा? धारा 133। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन है, बताइए ईमेल, ईमेल के सही पहुंचने की उपधारणा, प्रिजम्पशन, ईमेल के सही पहुंचने की उपधारणा, इससे संबंधित कौन सा सेक्शन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत? धारा 88A है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, बताइए डाइंग डिक्लेरेशन करते समय यदि व्यक्ति को अपनी मृत्यु की आशंका नहीं थी तो क्या उसके द्वारा दिया गया कथन मृत्युकालिक कथन माना जाएगा? हाँ, माना जाएगा। ये बात मैटर नहीं करती है कि जिस वक्त वो स्टेटमेंट बना रहा था उस वक्त उसके अंदर ये वाली भावना थी कि वो मृत्यु की आशंका थी या नहीं थी, ये वाली बात महत्व नहीं रखती है। मृत्युकालिक कथन करते समय यदि व्यक्ति को अपनी मृत्यु की आशंका नहीं थी तो वह क्या यह मृत्युकालिक कथन माना जाएगा? हाँ, ये माना जाएगा। क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन जिन्हें आप सूचक प्रश्न भी कहते हैं, एविडेंस एक्ट के कौन से सेक्शन में बताए गए हैं? बताइए कौन सा सेक्शन है जो इसे डील करता है? सेक्शन 141, 142, 143, नन ऑफ द अबव। सही आंसर सेक्शन 141 इससे डील करता है। जनरल स्पीकिंग, लीडिंग क्वेश्चन कौन से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं? क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सेक्शन 143 एविडेंस एक्ट का ये बताता है हमें। हॉस्टाइल विटनेस, इससे रिलेटेड कौन सा सेक्शन है एविडेंस एक्ट का? बताइए 154, 155, 156, नन ऑफ द अबव। सेक्शन 154 इससे डील करता है इस संबंध में। अभी के लिए फिलहाल मैं इतना ही कंप्लीट कर रही हूँ इसे। आज मेरी तरफ से एविडेंस एक्ट की आपकी 2 क्लास हो चुकी हैं मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है ना। अगली क्लास में देखते हैं शायद CRPC, इंडियन पिनल कोड या पुलिस एक्ट से रिलेटेड कोई MCQs या मॉक टेस्ट लेकर आएंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करिए। चलिए फिर ठीक है, अपनी क्लास इसी के साथ यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं।